हिंदी मीडियम। हिंदी भी कितनी परिवर्तित भाषा है, नहीं? अपने अंदर किसी को भी जगह दे देती। देखो माध्यम नहीं लिखा मैंने, मीडियम लिखा है। हमें आदत होती है परिवर्तन की। खैर, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोशिका। कोशिका यानी कि इंग्लिश में सेल। अच्छा टॉपिक है। कल इस टॉपिक को हमने 3 स्तर पे समझने का प्रयास किया और कुछ चीजें लिखने के संबंध में भी हमने थोड़ा देखा था कि इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। मेनली अपना मेंस है, तो मेंस में अपन कंटेंट पे कम, आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कंटेंट तो अपने को मार्केट में मिल ही जाएगा, और नहीं तो अपने जो सिविल जॉब्स की बुकलेट्स हैं उनमें भी व्यवस्थित लिखा ही हुआ है, ठीक है। और फिर ये जो महावीर पब्लिकेशन की जो किताब है, इस किताब के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं, तो अच्छा व्यवस्थित डाटा है इसमें कि सेल से भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिखे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज। तो हमें ऐसी एक बुक की जरूरत पड़ेगी जहां पे हमें कंटेंट मिल जाए, क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर के लिए अपनी बुकलेट है ही सही, समझने के लिए फिर मैं 3 स्तर पे अपने काम कर लिए तो लाइफ झिंका लाला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो सेल एक बेसिक टॉपिक है। जब भी बायोलॉजी पढ़ते हैं सबसे पहले सेल को ही पढ़ाते हैं। आ जाओ, वो भी लगा दो कुंडी, ठीक है। तो सेल एक बेसिक टॉपिक है, मतलब जब जब हमने बायोलॉजी का जिक्र किया होगा तब तक हमने सेल के साथ ही उस पूरे जिक्र को सुना होगा। बिना सेल पढ़े हमने कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं होगी, चाहे हम कब से भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना। शुरुआत से जब हमने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ी होगी, चाहे वो 10वीं में हो, 9th में हो, 8th में हो या 11th में हो, जब भी हमने बायोलॉजी पढ़ी होगी सेल जरूर पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा होगा? क्योंकि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत और बेसिक आधारभूत इकाई कोशिका ही होती है। उसी कोशिका से मिलके हमारे शरीर का निर्माण होता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में आपने देखा होगा कि जैसे ये शरीर है हमारा, ये जो शरीर है वो शरीर कई अंगों से मिलके बना होता है। इसमें कई प्रकार के अंग तंत्र मौजूद होते हैं, देखे होंगे ना। हमारे शरीर में कितने प्रकार के तंत्र हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 8 इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, अच्छा ये हो गया, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र। ऐसा करके हमारे शरीर में 8 सिस्टम हैं, और ये 8 सिस्टम इंडिविजुअली एक एक अलग अलग प्रकार के विशिष्ट अंग से मिलकर बनते हैं। अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंग है हमारा दिल, हृदय, ठीक है। श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो फेफड़े, उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो किडनी। ऐसे हर एक तंत्र जो है वो एक विशिष्ट और कई अंगों से मिलकर बनता है। ये जो अंग हैं वो कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनते हैं। मानव शरीर में जो ऊतक हैं वो 4 प्रकार के हैं। प्री में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मानव शरीर संरचना, क्योंकि मुख्य परीक्षा की क्लास है तो आप, मैं समझता हूं कि आप प्री में ये टॉपिक पढ़ के आए होंगे। तो मानव शरीर संरचना जो है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बनती है। मानव का जो शरीर है उसकी संरचना का जो मुख्य भाग है वो ये सब है, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक शरीर बनाते हैं। तो अगर ये मानव का शरीर है, किसका शरीर है? मानव का शरीर। तो मानव के शरीर की संरचना में कोशिका, ऊतक, अंग, सिस्टम, ये 4 मेन टॉपिक हो जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। और इनमें से हम पढ़ रहे हैं अभी कोशिका। इसलिए हम कहते हैं कोशिका मानव के शरीर की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक इकाई है। जैसे जैसे हम किसी भी घर का निर्माण करते हैं तो जो घर है उस घर का निर्माण कई छोटी छोटी ईंटों से होता है। इन ईंटों को आपस में मिला दोगे तो आपके कई दीवारें खड़ी हो जाती हैं, है ना। ईंटों की संरचना अगर इकट्ठी करते जाएंगे तो दीवार बन जाएगी। दीवारों को इकट्ठा करते जाएंगे तो आपका कमरे बनते जाएंगे,
और इन कमरों को आपस में इकट्ठा करते जाओगे तो घर का एक ढांचा बन जाएगा। घर जब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसमें कोई रहने नहीं लग जाएगा, है ना। इसको अपन कह सकते हैं कि ये घर का ढांचा है। फिर वही ढांचा जिसमें कोई परिवार रहने लगे, यानी कि कोई, जैसे कि मानव का शरीर है, इसमें जान ही नहीं, तो भी इसको जीवन नहीं कह सकते ना। जीवन तो तब होगा जब उसमें जैविक क्रियाएं हो रही होंगी, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण, ये सब क्रियाएं हो रही होंगी, तब वो क्या कहलाएगा, जीवन। तो जीवन की मूलभूत इकाई कहीं ना कहीं कोशिका ही है। तो आपको इस तरीके से याद करना है, घर के आधार पर याद कर लो, जैसे ही आपको याद करना है याद कर लो, ठीक है। फिर इस कोशिका को समझने के लिए हमें 5 स्तर पे अध्ययन करना होता है। 3 स्तर पे हम कर चुके हैं, बाकी के 2 में से आज एक कंप्लीट करेंगे। तो मानव का जो शरीर है या संपूर्ण जीवों का शरीर जो है वो कोशिका से बनता है। कोशिका को 5 स्तर में पढ़ना है। पहला स्तर जो है वो कोशिका का परिचय। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, फिर वही बात, ठीक है। कोशिका से संपूर्ण जीव जगत का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, कोशिका की खोज करने वाला रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज कर दी थी। और ये कोशिका जो खोज की गई थी वो कॉर्क नाम के पौधे पर खोज की गई थी। खोजी गई कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती थी, जिसका आकार बेंजीन के समान होता था। बेंजीन या मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते के समान 60 फलकी 60 कोण हुआ करते थे। इसमें 6, 60 नहीं 6, 60 फलकी यानी कि 6। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के छत्ते की आकार दिखी। सेल जो है लैटिन शब्द होता है, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। सेल यानी कि छोटा कमरा। उस समय रॉबर्ट हुक ने देखा, जैसा वैसा बोल दिया। फिर उसके बाद देखा जाए तो रॉबर्ट हुक के बाद दूसरे व्यक्ति आए जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674। तो ये कोशिका का सामान्य परिचय था। कोशिका है क्या, कैसे इसकी खोज हुई, क्या काम करती है, क्या कैसी संरचना होती है। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें तो ये मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा। किस किस को मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा? सबको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। इस हाथ के अंदर कोशिकाएं होंगी, है ना। हाथ क्या है? एक अंग है। इस अंग में कई प्रकार की कोशिकाएं होंगी, क्योंकि ये अंग का निर्माण ऊतक से हुआ है। अगर हाथ का ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो तो इसको अपन स्किन कहते हैं, है ना। जिसे आप हाथ कह रहे हैं उसे मैं स्किन, त्वचा कह रहा हूं। हाथ तो ये पूरा है, लेकिन बात इसकी हो रही, तो ये क्या है? तो ये क्या है? हथेली है। ये क्या है? त्वचा है। क्या है ये? तो हथेली के लो, हाथ के लो, त्वचा के लो, सब क्या है? अंग है। इन अंगों का निर्माण ऊतकों से हुआ और इसके पीछे जो अंग ऊतक है उस ऊतक का नाम है एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। और इस उपकला ऊतक का जो निर्माण है वो किसी न किसी कोशिका से हुआ है, ठीक है। तो ये संपूर्ण शरीर जो है वो कोशिका से ही बना है। अब इस हाथ में ये जो हथेली की कोशिका होगी और ये जो हाथ का पिछला वाला हिस्सा, इसकी जो कोशिका होगी, इन दोनों कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर होगा। संरचना की दृष्टि से इनमें अंतर है, इसीलिए इन दोनों के काम में भी अंतर है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपका दिल है, तो हृदय की जो कोशिका है और एक यकृत, यकृत को आप साधारण भाषा में जिगर भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लीवर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। साधारण भाषा में क्या कहते हैं? जिगर। और दिल तो दिल है ही सही, इसलिए गाने भी बन जाते हैं, दिल जिगर नजर क्या है। वो जान भी देने की बात कर रहा था। जान समझते हैं? जान का मतलब होता है अंबुजा सीमेंट। नहीं देखा अंबुजा सीमेंट में जान है? तो उस समय कवि की कल्पना क्या थी? अंबुजा सीमेंट। अंबुजा, अंबुजा सीमेंट में जान होती है। तो वो हो सकता है 2-3 बोरी अंबुजा सीमेंट की देने की बात करो, लेकिन वो लड़की रोमांटिक हो जाती है, जान भी दे रहा है, क्या बात है। तो कहने का मतलब दिल की जो कोशिकाएं होंगी उनकी एक अलग प्रकार की संरचना होगी और अलग प्रकार का वो कार्य कर रही होंगी। लीवर की जो कोशिका उसकी संरचना अलग होगी, अलग प्रकार का वो कार्य कर रही होंगी। यानी कि दिल के अंदर जितनी भी कोशिकाएं सब एक जैसी हैं, लीवर के अंदर जितनी कोशिकाएं सब एक जैसी, लेकिन दिल की और लीवर की दोनों कोशिकाओं में अंतर है।
इसलिए दोनों की संरचनाओं में अंतर है, दोनों के कार्यों में अंतर है, इसलिए अपन कोशिका को संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कहते हैं। और दोनों का निर्माण जो है वो अलग अलग प्रकार के ऊतक से हुआ होगा, तभी अलग अलग प्रकार के अंग है, नहीं तो एक ही प्रकार का अंग होता ना। शरीर के सभी हिस्सों में दिल ही दिल है, तो फिर एक जैसी कोशिका होगी तो सभी एक जैसा होगा ना। जैसे अमीबा एक ही प्रकार की कोशिका से बनता है तो एक जैसा होता है। पैरामीशियम एक कोशिका का तो एक ही जैसा है, सारे पैरामीशियम एक जैसे होंगे, सारे यूग्लिना एक जैसे होंगे क्योंकि एक ही कोशिका का है। लेकिन सारे मानव एक जैसे नहीं है, क्योंकि मानव के अंदर कोशिका तो एक जैसी है लेकिन कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ अलग अलग है, जीन्स अलग अलग हैं, इसलिए रंग रूप आकार कद ये सब अलग अलग हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी कोशिकाएं उतनी तुम्हारे अंदर भी, लेकिन इन कोशिकाओं का जेनेटिकल आधार अलग है, इसलिए हमारे में और तुम्हारे में अंतर है। तो ये था कोशिका के बारे में जो अपन कल पढ़ चुके। 3 मार्कर में अगर कोशिका पूछी जाएगी तो कोशिका में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक बहुत सारा फैक्ट है जिसके माध्यम से हम इसका परिचय लिख सकते हैं। जब 3 मार्कर में लिखी जाएगी तो अपन लिखेंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। ठीक है, इसी के आधार पर संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, जैसे ऊतक अंग और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर लिखने के लिए हम जो हमको याद आ जाए हम वो लिख दें। अब तो एक सही मायने में देखा जाए, चाहे इसको गुड न्यूज बोल लो, चाहे बैड न्यूज बोल लो, चाहे एक साधारण सी न्यूज बोल लो, वो ये है कि अभी जो मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए एक पूरा पेज दे रहे हैं। पहले क्या होता था, एक आधा हिस्सा ऊपर होता था, आधा हिस्सा नीचे होता था। एक शॉर्ट नोट ऊपर लिखना था, एक नीचे लिखना था। अब गुड न्यूज ये है कि वो एक पूरा पेज है, और बैड न्यूज ये है कि पूरा पेज है, कितना लिखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको गुड न्यूज मान के चलें, और ध्यान रखें कि पूरा पेज दिया इसका मतलब ये नहीं भरना है, लिखने अपने को 50 शब्द है, शब्द सीमा नहीं बढ़ाई है। शब्द के बाद क्या लगा है, सीमा। अगर अपन ने 50 के बाद 51 भी लिख दिया तो अपने को कितने शॉर्ट नोट लिखने हैं, 20। कितने लिखने हैं, तो एक एक शब्द बढ़ने से कितने शब्द हो गए, 20 शब्द बढ़ गए। 20 शब्द का मतलब एक 3 मार्कर गायब हो गया। इस समय तो 3 ही घंटे, तो हमें 50 शब्द ही लिखने, बल्कि अगर हम अपना आंसर 45 शब्दों में पूरा कर रहे हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी ना। अपने को ऐसा लगता है यार मैंने छोटा लिख दिया, नंबर देगा कि नहीं, क्यों नहीं देगा। शब्द सीमा है, यानी कि उसका उल्लंघन नहीं करना। भारत से निकल के पाकिस्तान नहीं जाना, नहीं तो गोली मार देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में सीमा का उल्लंघन नहीं करना, बट जगह का यूज तो करना है। तो आप जो डायग्राम बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, उसको नीचे यूज बनाओ, जितना फैला सकते उतना फैलाओ, लेकिन लिखो उतना ही। तो एक तरीके से गुड न्यूज है, बैड न्यूज नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पूरा पेज भरना पड़ेगा, पूरा पेज नहीं भरना भैया, लाइनें अपने को लिमिटेड ही लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इस कोशिका का प्रकार। तो कोशिकाएं अगर हम प्रकार देखें तो 2 प्रकार की हैं, पहले से हम जानते होंगे। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक। प्रो और यूकैरियोटिक में कैरियोटिक शब्द कॉमन है। कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और प्रो का मतलब होता है प्राचीन, और यू का मतलब होता है सत्य। एक एक करके संधि विच्छेद से अपने को आंसर मिल जाएगा। अगर प्रोकैरियोटिक 3 मार्कर में आती है तो अपन सबसे पहले यही लिखेंगे, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन होता है प्रोकैरियोटिक कहलाता है, नाम में उसका अर्थ छिपा है। और ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सत्य या विकसित भी बोलते हैं, इसको वास्तविक भी बोलते हैं, वास्तविक या विकसित। ठीक है, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो इसके कुछ लक्षण जो अपन ने कल देखे कंपैरेटिवली एक एक करके, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। इसमें केंद्रक केंद्रिका नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। कल हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो कोशिका का विभाजन होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका जब विभाजित होगी तो विखंडन की क्रिया के द्वारा होगी।
द्विविभाजन जिसे बोलते हैं। और इसके अंदर विभाजन की क्रिया अगर होगी तो समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार से होगी। ठीक है, इसका उदाहरण है तो जीवाणु है, इसका उदाहरण है तो अपन खुद है, अपन खुद इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसे करके इन दोनों में बहुत अंतर है। इसमें जो राइबोसोम होंगे 70S प्रकार के होंगे, इसमें 80S प्रकार के होंगे। और एक एक करके अगर हम एक एक की विशेषताएं लिख देंगे तो ऐसी स्थिति में हमें क्या पता चल जाएगा, इसके बारे में अंतर पता चल जाएगा, विशेषताएं पता चल जाएंगी, समानताएं पता चल जाएगी। ठीक है, तो कॉपी में अपने को कुल मिला के एक इस तरीके से चार्ट बनानी थी और इस चार्ट को याद करना था, चार्ट को खाना नहीं था, चार्ट को चाट जाए अपन। ठीक है, यहां पे अपने को लिखना है आधार और यहां पे लिखना है प्रोकैरियोटिक और यहां पे लिखना है यूकैरियोटिक। एक एक करके आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखते जाओ। मैं यहां पे आधार बना देता हूं। पहला आधार मैं बना देता हूं परिचय। ठीक है, फिर दूसरा मैं आधार बना देता हूं केंद्रक झिल्ली, फिर केंद्रिका यहां लिख देता हूं। ये आपको लिखना है पक्का, देख लेना कल पेपर आ रहा है आपका थर्ड पेपर, कल थर्ड पेपर में इसका आपको प्रश्न मिल जाएगा। मेरी बात हो गई है, उनने क्वेश्चन डाल दिया है उसमें, कल आएगा वो। ठीक है, बस वो पेपर चेंज ना कर दें। आधार में सबसे पहले अपन ने लिखा परिचय, दूसरा आधार अपन ने लिखा केंद्रक झिल्ली, तीसरा अपन ने लिखा केंद्रिका, चौथा अपन ने लिखा राइबोसोम, पांचवा अपन ने लिखा झिल्ली युक्त कोशिकांग, छठवा श्रम विभाजन, सातवां हिस्टोन प्रोटीन। चलो ठीक है, आठवां कोशिका विभाजन, और नेक्स्ट डीएनए। हाँ, डीएनए। 10वां गुणसूत्र। और कुछ और थे क्या? नहीं, वो तो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ जाएगा, केंद्र कोशिका द्रव्य छोड़ो। 10 है, ये 10 बिंदु आपको याद करने हैं। और ये 10 बिंदु में से अगर आप परीक्षा आते आते तक 5 भूल जाए तो भी 5 में आपका काम हो जाएगा। मतलब जितना अपन पढ़ रहे हैं उसका 50% आप वहां लिख के आ जाओ, तब भी आपको 70% नंबर मिल जाएंगे। और आपके सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए 55%, टॉप करने के लिए चाहिए आपको 60%। 60% टॉप नहीं, रिकॉर्ड बन जाता है। फाइनल लिस्ट में जब नाम आता है ना तो 57% वाला टॉपर होता है, 60 तो बहुत बड़ी बात है। अब दोनों में अपने को लिखना है। परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा और अगली बार भी पूछा जाएगा, इसलिए अपन इस पर इतना जोर दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो अपन क्या, यह अल्प विकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसमें केंद्रिका का अभाव होता है, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि अनुपस्थित होते हैं, इनमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन की क्रिया द्वारा होता है, इनमें डीएनए अति सरल होता है, इनमें गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण एक एक करके, बस ये एक एक कीवर्ड याद करना है। एक एक कीवर्ड याद कर लोगे तो फिर उसके बाद मजा आ जाएगा। और गजब की बात यह है कि आप इसमें एक चीज याद नहीं कर रहे हैं। एक तीर दो शिकार सुने हैं? एक तीर से दो शिकार सुने कभी? एक तीर से दो शिकार कभी हो सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार है? एक पुराना चुटकुला है, मैं सुनाता हूं आपको।
एक आदमी था बहुत, उसका नाम था फेकूचंद। क्या नाम था उसका? फेकूचंद। वो बहुत ज्यादा फेंकता था। और दूसरा जो उसका दोस्त था उसका नाम था लपेटूचंद, वो लपेटता रहता था। अब किसी ने ऐसा लंबा फेंक दिया कि वो लपेट भी ना पाए तो वो बात अलग है, बाकी का ये अब मैं देखो किसी एक राजनीतिक पर्सन की बात नहीं कर रहा, तुम सोचो कि उससे लिंक बिठा के सर उसकी बात कर रहे, मैं किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी एक कहानी सुना रहा हूं। एक फेकूचंद था जिसने बोला कि हमारे दादाजी इतने महान थे कि कुएं के अंदर भूतों से लड़ा करते थे। ये कोई बात हुई? कुएं के अंदर लड़ना है, ऊपर लड़ो, नहीं कुएं के अंदर भूत रहता है तो उसको वहां जाके मारना पड़ता था। तो बोले कोई बात नहीं। तो दूसरा बोलता है, फिर उसने दूसरी बात फेंकी। इसने बोला कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे ना, वो जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, एक गोली से 2 मार दिया करते थे। ऐसा कैसे संभव है? तो लोग दोनों लाइन में खड़े रहते थे ना, तब गोली चलाते थे। तो गोली इधर से निकली और उधर घुसी तो दोनों मर जाते थे, है ना। तो फिर उसके बाद क्या है कि इन्होंने एक और गजब का फेंका, मतलब इन्होंने गोली चलाई, हिरण के टांग में मारी और कान में से होके गोली निकल गई। इन्होंने गोली चलाई पैर में और कान में से होके गोली निकल गई। तो बोली ये तो बहुत ज्यादा ही लंबा फेंक दिया, टांग में गोली मारेंगे, कान में होके कैसे निकल जाएगी? तो लपेटूचंद बोलते कि जब गोली चलाई थी वो कान खुजा रही थी हिरण, तो कान खुजा रही थी इसलिए कान में से होकर निकल गई। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? एक तीर से 2 शिकार नहीं कर रहे हैं, यहां पे अपन एक तीर से 3 शिकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे बड़ा फेकूचंद हूं, ऐसा कैसे संभव है? अपन लपेट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपके परीक्षा में आएगा जीवाणु, तब भी आप यही लिखेंगे, जीवाणु अल्प विकसित कोशिका का बना एक कोश की जीव होता है। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसके अंदर केंद्रिका नहीं होता, इसके अंदर राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, इसमें श्रम विभाजन नहीं होता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये सारी चीजें जो जीवाणु के बारे में पूछी जाएगी आप लिखेंगे। तो ये तो एक तीर हुआ, एक शिकार हुआ। दूसरा शिकार हुआ आपका प्रोकैरियोटिक, जो अपन पढ़ रहे थे। दूसरा क्या शिकार हुआ? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में भी तो हम यही लिख रहे हैं। तो एक तीर 2 शिकार हुए, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं उससे बड़ा फेकूचंद नहीं मानना है आपको। इसका तीसरा आधार क्या? अगर गलती से मोनेरा पूछ लिया जो अपन पहले पढ़े थे, तो मोनेरा में भी अपन यही लिखेंगे। मोनेरा जो है एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है जिसके अंदर कहानी शुरू कर दो, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका नहीं होता, राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, केंद्रक झिल्ली कोशिकांग जो झिल्ली युक्त हैं वो नहीं होते, श्रम विभाजन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जाओ घर। तो एक तीर से 3 शिकार, और ये तीनों शिकार में से एक शिकार फंस जाता है पेपर में। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो अपने को जाल में इनमें से अगर कोई फंस गया तो अपने को ये याद रखना है। तो एक तीर से कितने शिकार? 3 शिकार। अब 3 नहीं, इसको बोले 3 × 2 = 6। एक तीर से 3 नहीं, 6 शिकार। अब एक तीर से 6 शिकार कैसे? इसी के अपोजिट जाएंगे ना, तो प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक खत्म हो रहा है इसमें, इसीलिए अपन अंतर कर रहे हैं। इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें होता है, यही तो चल रहा है। तो अपने को समझो कहां पे कम से कम अपन क्या है कि आदमी है कि गधे? तो गधा क्या करता है? हार्ड वर्क। आदमी क्या करता है? तो अपन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि एक ही चीज को याद करके हर चीज में इसको अप्लाई कर रहे हैं जहां जहां हो सकती है। ठीक। तो यूकैरियोटिक भी ऐसा ही है ना कि इसमें डीएनए जटिल होता है, इसमें कोश का विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का, इसमें ये दोनों भी पाए जाते हैं, इसमें गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। और उदाहरण में मानव लिख दो। तो 4 शिकार हो गए। 5वां शिकार होगा जैसे मोनेरा, वैसे प्रोटिस्टा। तो ये आपका 5वां शिकार हो गया। एक तीर 5 शिकार। और 6वां शिकार
अगर सूक्ष्म जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ऐसे करके कुछ भी पूछ लिया जाएगा, वो सब यूकैरियोटिक होते हैं, और सब यूकैरियोटिक होने के बाद जैसा जीवाणु की विशेषता उसका उल्टा उनकी विशेषता। समझ में आया? कोई भी व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आया हो वो हाथ ऊपर उठाए। कोई भी व्यक्ति, नया पुराना, नहीं आया? नहीं आया। क्या डाउट था? क्वेश्चन पेपर में एक आएगा, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पेपर में एक आएगा, वो आएगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर के आधार बन जाएंगे उस समय। प्रश्न ये आएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो ये विशेषता बन जाएगी। यूकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो यूकैरियोटिक की विशेषता बन जाएगी। इसके आगे तो आपने को लिखना ही है ना। प्रश्न ये आएगा मोनेरा जगत से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, तो मोनेरा जगत के परिचय के बाद ये इसकी विशेषता बन जाएगी। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, उसका ये क्या है, आधार है, मतलब ये नींव है, इसके ऊपर जैसा आपको घर बनाना है वैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, ठीक है। और ये जहां लागू हो रही है वो कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो। पहला प्रश्न, मोनेरा जगत से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोनेरा जगत से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए। जीवाणु क्या है, दूसरा प्रश्न, जीवाणु क्या है, संरचनात्मक रूप से व्याख्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे लिखो, जीवाणु क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। जीवाणु क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। फिर अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये 3 प्रश्न हुए। इन तीनों प्रश्न का ढांचा है सामने। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रोटिस्टा जगत से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर अगला प्रश्न लिखें, यूकैरियोटिक कोशिका का सचित्र विवरण प्रस्तुत कीजिए। यूकैरियोटिक कोशिका का सचित्र विवरण प्रस्तुत कीजिए। 5 क्वेश्चन हो गए। छठवां, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह है आपका फॉर्मेट और वो हैं आपके क्वेश्चन। अब किसी को कोई डाउट, अब किसी को कोई दिक्कत, कहीं कोई चीज समझ नहीं आई हो, कैसे अप्लाई करना है, अब अपने को अप्लाई करना है। अब जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को माँ खाना खिलाती है अपने हाथ से, क्योंकि वो खाना खाना नहीं जानता। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ उसके सामने चम्मच और थाली और कटोरी जो भी जिसमें भी खाना देती है वो दे देती है, और उसके बाद बोलती है कि खाओ। लेकिन उसको अपने हाथ से खाने की आदत नहीं है ना, तो वो चाहता है कि मुझे अपने हाथ से खिलाओ, क्योंकि बचपन से उसको आदत है। लेकिन माँ बोलती है कि नहीं, अपने हाथ से खाओ, तो वो आलसी करता है, वो नहीं खाता। लेकिन जब माँ उसको मारती पीटती है तो फिर वो खाने लगता है। लेकिन जब वो खाता है ना, तो बहुत सारी चीजें सामने फैला देता है, तो माँ भले ही उसको बाद में समेट देती है, लेकिन फिर भी उसको बोलती है कि तुमको अपने हाथ से ही खाना है ना। तो ये 6 क्वेश्चन है वो इसलिए दी गई, इसको अपने हाथ से खाओ यानी कि लिखो। लिखते समय तुम इसको बहुत सारा ढुलाओगे, उसको मैं समेट दूंगा। कल से मुझको मां मत कहने लग जाना। कहने का मतलब ये आंसर आपको इनको लिख के लाने हैं। लिख के लाने के बाद आप पहली बार में परफेक्ट नहीं लिखोगे, बहुत सारा ढुलाओगे, उसको मैं साफ करूंगा।
लेकिन तुम बोलो कि मैं इन आंसर को ही लिखा दूं, संभव नहीं है वैसे, क्योंकि थर्ड पेपर अपने आप में बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ये प्रकार समझ में आ गए। इसके बाद जो अपन ने कल पढ़ा था वो था सिद्धांत, कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत भी हमने कल समझ लिया था। कोशिका सिद्धांत ऐसा सिद्धांत होता है जो कोशिका के मूल गुण की व्याख्या करता है। जैसे कि मैं हूं, मेरा भी कुछ लक्षण होगा, कुछ गुण होगा। जब कोई मेरे बारे में सोचता होगा, उसको एक बात तो कम से कम याद आती होगी कि बेकार आदमी है, जो भी उसको जैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो ये मेरा गुण है या मेरा लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में मैं अच्छा इसलिए नहीं बोला कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, वैसे मैं अच्छा ही हूं, ऐसा बुरा भी नहीं हूं। नहीं तुम सोचो कि सर ने बुरा बोला था, सर बुरे होंगे, जब सारे खुद मान रहे हैं बुरे तो फिर क्यों, है ना, ऐसे में बुरा नहीं हूं। तो हर एक चीज की अपनी विशेषता होती है, तो कोशिका सिद्धांत की भी विशेषता है, और उसकी विशेषता यह है कि कोशिका सिद्धांत अपने जो मूल गुण हैं उन गुण की व्याख्या करती है। ये उसका परिचय अपने को लिखना है। कोशिका सिद्धांत कोशिका के मूल गुणों की व्याख्या करता है। फिर इस कोशिका सिद्धांत को देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक था स्लाइडेन और दूसरा था कुत्ता स्वान। ठीक, इन दोनों ने अपने अपने सिद्धांत के माध्यम से 1838 और 1839 में अपना अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत देने के बाद ये बताते हैं कि पादप की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। स्वान कहता है कि नहीं, जंतु की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। फिर दोनों को शांत करते हुए स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा एक सिद्धांत को मान्यता दी गई और कहा गया कि सभी जीव की सूक्ष्म इकाई कोशिका ही होती है। लड़ो मत, चुप रहो। तो ये कोशिका सिद्धांत का पहला बिंदु था। अगर पेपर में पूछा जाए कोशिका सिद्धांत क्या है, तो हम बताएंगे कोशिका सिद्धांत कोशिका के मूल गुण की व्याख्या करता है, जिसे दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, स्लाइडेन और स्वान के माध्यम से। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बात है, नंबर 1, संपूर्ण जीव की सूक्ष्म संरचनात्मक और मूलभूत इकाई कोशिका होती है। जिस प्रकार से घर का निर्माण एक ईंट के माध्यम से होता है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण भी कोशिका से ही होता है। ये उदाहरण आप डाल दोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, इसलिए ये लिख लेना। ठीक है, दूसरा कोशिका के सिद्धांत का जो मूल बिंदु है वो ये है कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिका से बना होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक वाले तो एक ही कोशिका के, जीवाणु एक कोशिका का, अमीबा एक कोशिका का, लेकिन हम तो बहुत सारे कोशिका के हैं। इसलिए यह है कि कोशिका जो है वो मूलभूत इकाई है। और दूसरा बिंदु ये कहता है कि संपूर्ण जीव जो है एक या एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। तीसरा, इस कोशिका सिद्धांत का मूल बिंदु ये कहता है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्व कोशिका के विभाजन से लगातार होता रहता है। और ये बात बताने वाले इन दोनों में से कोई नहीं थे। ये बात बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था रुडोल्फ नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने 1855 में इस कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप देते हुए यह बात बताई थी कि कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो बातें बताई गई थी उसमें एक चीज की कमी थी, और कमी यह थी कि इनका जो कोशिका सिद्धांत था वो नई कोशिका कैसे बनती इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये बात रुडोल्फ ने बताई और कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दे दिया। यहां पे आगे कोशिका सिद्धांत खत्म हो जाता है और शॉर्ट नोट में आएगा, निश्चित रूप से आता है। ठीक है, यानी कि कोशिका के अंतर्गत अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 नहीं बल्कि 4। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, तीसरा दोनों में अंतर, चौथा कोशिका सिद्धांत। ये 4 शॉर्ट नोट हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पे। हालांकि इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर तो पूछ लेता है, समानता कभी कोई पूछता नहीं है। बट अगर अपन इनकी समानता पर ध्यान दें तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो दोनों कोशिका के प्रकार हैं, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं, दोनों में डीएनए पाए जाते हैं। ऐसे करके जो चीजें दोनों में कॉमन है वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपन कोशिका की संरचना और कार्य, आज का अपना टॉपिक। ठीक है, मिटा दें कोशिका की संरचना और कार्य। अच्छा बड़ा खासा टॉपिक है। कोशिका की संरचना और कार्य को समझते समय हमें थोड़ा अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रता का परिचय देना पड़ेगा।
क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम भटक जाएंगे ना तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अगर अपन एकाग्र रहेंगे तो अपने ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोशिका अगर हम देखें तो ये एक कोशिका है। ये कोशिका का जो संरचना और कार्य हम पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका संरचना की दृष्टि से दो प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका, दूसरी होती है पादप कोशिका। ये जो कोशिका है वो है जंतु कोशिका, और अब जो बन रही है वो है पादप कोशिका। इसमें मैंने केंद्रक को थोड़ा साइड में बना दिया है, ये मेरे से गलती से नहीं हुआ है, ऐसा ही होता है। अगर जंतु और पादप कोशिका में अंतर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इसमें केंद्रक बीच में होता है, इसमें केंद्रक परिधि की ओर सटा हुआ होता है। ये अंतर है, केंद्रक दोनों में है लेकिन ये बीच में है, वो साइड में है ना। तो ये आपकी कोशिका है। इस कोशिका की संरचना को अगर हम देखें तो संरचना की दृष्टि से कोशिका के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं? संरचना की दृष्टि से कोशिका के अंदर 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक कोशिका में अधिकांशतः या नॉर्मली संरचना की दृष्टि से 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग जो पाया जाता है वो पाया जाता है कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली कह लो या प्लाज्मा झिल्ली कह लो, एक ही बात है। तो कोई भी कोशिका होगी, संरचना की दृष्टि से कोशिका का सबसे बाहर का जो आवरण होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगी। संरचना की दृष्टि से कोशिका के अंदर जो दूसरा भाग पाया जाता है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे ही वहां भी भरा है, दोनों में नहीं भर रहा मैं। ठीक है, तो दूसरा कोशिका का जो संरचनात्मक भाग है वो है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, है ना। हिंदी में इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, है ना। कभी कभी बोलने में द्रव अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। कोशिका द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। कोशिका के अंदर जो तरल अवस्था में पदार्थ पाया जाता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तीसरा कोशिका के अंदर जो पाया जाता है वो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये प्रत्येक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले 3 भाग हैं, सब कोशिका के अंदर होंगे। लेकिन अगर पादप कोशिका है तो उसके अंदर चौथा भाग भी पाया जाएगा, वो होगा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो संरचना की दृष्टि से कोशिका में अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 4 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? यानी कि कोशिका अगर देखी जाएगी तो संरचना की दृष्टि से हमें कोशिका में 4 चीजें दिखती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 4 चीजों से मिलकर एक कोशिका बनती है। लेकिन अगर पादप कोशिका होगी तो इस पादप कोशिका के अंदर वो 4 भाग पाए जाएंगे। इन 4 भाग से मिलकर वो कोशिका बनेगी। अगर जंतु कोशिका होगी तो उसके अंदर केवल 3 भाग पाए जाएंगे। यानी कि जंतु कोशिका संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित होती है और पादप कोशिका 4 भागों में। जंतु कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? जोर से बोलना है और सबको बोलना है। ऐसा भंडारे में बूंदी लूटने नहीं आए अपन, मिलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर पूरी से ही काम चला लें। जंतु कोशिका में कितने भाग पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में कितने? पादप में? जंतु में? जंतु में? पादप में? 3 कौन कौन से? सीसीएन सूत्र है इसका, सीसीएन, सीसीएन करके सीसीएन, और पादप का सीसीएनसी। बस ये सीसीएन सीसीएनसी रट लो। जंतु कोशिका में सीसीएन, पादप कोशिका में सीसीएनसी। ठीक है, तो जो पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है उसको क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। पादप कोशिका का सबसे बाहर वाला हिस्सा है वो है सेल वॉल। जंतु कोशिका का सबसे भारी हिस्सा सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। तो ये अंतर हो गया, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर हो गया, बल्कि जंतु और पादप कोशिका में अंतर भी आता है।
जंतु और पादप कोशिका के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट कर देंगे अपन, अपना काम ही है स्पष्ट करने का, अपन अधिकारी बनेंगे, हर चीज को स्पष्ट रखेंगे। अगर देना भी है तो शाम को आओ, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए ना। आपका साबुन स्लो है आंटी, समझ नहीं पाए, नहीं समझे, समझ गए, ठीक। देना है तो कब आओ, और काम करवाना है तो कब आओ। तो सब काम करवाने आएंगे तो देने आएगा ही नहीं कोई, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अपन ईमानदार हैं, अपन जमीन, एक अमिताभ बच्चन था ना, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कौन सी पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन बोलता मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दीवार थी, इसलिए वो क्या है कि जमीन में बैठा रहता है कि गोद नहीं देता। साइंस लॉजिक पे काम करता है। आपको जमीन में फेंके हुए पैसे उठाने भी नहीं चाहिए, आप पहले से ही बैठ जाओ, हाथ में दे दे। समझ आए बात। तो पहला, इनके साथ ही साथ इनमें अंतर जो है ना परीक्षा में पूछेगा। पहला अंतर क्या है कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल होती है। तो अंतर का आधार बनेगा बाहरी आवरण। एक रफ कॉपी उसमें बनाते जाओ, फिर बाद में जब होमवर्क के लिए दूंगा मैं तो आपको ये लिख के लाना पड़ेंगे। तब बोलोगे सर इसका आधार नहीं बता, तो आधार पहले ही लिखते जाओ। तो इसका बाहरी आवरण अपन यहां लिख देंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अंतर का आधार इसका अपना केंद्रक भी हो जाएगा, यहां बीच में, हिंदी में आपको लिखना है मध्य में, और यहां पे साइड में यानी कि सतह की ओर, यह अंतर हो गया, ठीक है। बाद में अलग से अंतर नहीं पढ़ना अपने को साथ ही साथ चलते जाना है। तीसरा अंतर क्या था इसमें, संरचना की दृष्टि से 3 भाग पाए जाते हैं और इसमें 4 पाए जाते हैं, ठीक है। तो संरचनात्मक संगठन, संरचनात्मक संगठन तो 3 भाग से निर्मित और इधर 4 भाग से निर्मित संगठनात्मक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 भाग है ना जंतु कोशिका में, और 3 कौन कौन से हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं जंतु कोशिका में, सीसीएल, चाहे वो सीएम हो पीएम हो एक जैसे ही है। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, और पीएम यानी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, पूरा नाम व्यवस्थित। अभी तो ये नए हैं तो इधर अपन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिका द्रव्य, अब एक एक करके अपन इनको समझना चालू करते हैं। समझ में आया, कोशिका द्रव्य जो है इसके अंदर कई झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, कई झिल्ली युक्त कोशिकांग। अगर कोशिका द्रव्य लिखने को आ जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे, यह जंतु और पादप दोनों कोशिका के अंदर तरल गाढ़ा द्रव है जिसके अंदर कई झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, 1 2 3 4 5, छठवा प्लास्टिड, ठीक है, वैक्यूल्स हिंदी में रसधानी, सेंट्रोसोम, ये सब कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कोशिका की अंदर की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक, ये कोशिका खाली खोखा दिख रही है,
ये भी खाली खोखा है। इन खोखों के अंदर जो चीज अपन नाम ले रहे हैं इनको भर देंगे तो ये कोशिका सुंदर लगने लग जाएगी। यानी कि इसके अंदर आप माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके ऊपर डॉटेड डॉटेड लगा दो तो राइबोसोम हो गया। लाइसोसोम छोटे छोटे गोले बना दो, ठीक है। इस तरीके से यूं आड़ी तिरछी लाइन बना दो, प्याली जैसी एक दूसरे जुड़ी हुई, तो गोल्जी बॉडी हो गई, ठीक है। पादप कोशिका के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो इसको इस तरीके से बना दो यूं, ये प्लास्टिड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद रसधानी है, तो रसधानी ऐसे बना दो। पादप कोशिका में इतनी बड़ी बड़ी रसधानी होती है, जंतु कोशिका में यही रसधानी छोटी छोटी होती है, तो ये अंदर हो गया रसधानी। पादप कोशिका में बड़ी बड़े आकार की और 3-4 होती हैं, जंतु कोशिका में छोटे छोटे आकार की 5-6 होती है, तो ये अंदर हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को यहाँ पे ये सारी चीजें एक एक करके अभी पढ़ती जानी है। समझ में आए कोशिका की संरचना? एक बार फिर से अपन चर्चा करें। कोशिका की संरचना में संरचना की दृष्टि से अधिकतम कितने भाग पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? पहला कोशिका झिल्ली, जिसे अपन दूसरा नाम क्या देते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। पेपर में अगर प्लाज्मा झिल्ली भी पूछी जाएगी तो कोशिका झिल्ली ही लिखना है, बस ऐसे लिख देना इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और फिर अपना आसान हो जाएगा काम। और कोशिका झिल्ली पूछ ली दिया है तो लिख देना इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक, और चौथा कोशिका भित्ति। चलो, कोशिका भित्ति अगर हम देखें तो इस कोशिका भित्ति की विशेषता है कि यह केवल कहां पाई जाती है? केवल पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जा रही होती तो बना दी होते, इसलिए इसमें संरचना की दृष्टि से 3 भाग पाए जाते हैं, इसमें 4 भाग। तो अगर कोशिका भित्ति अपन 3 मार्कर में भी लिखने को आएगी तो अपन क्या कहेंगे? यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। समझ में आया सबको कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, जो कि किससे बनी हुई है? निर्माण क्या है, किससे होता है इसका? सेल्यूलोज से। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन, सिलेबस में पोषण भी है अपना। तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बनी होती है, और सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होता है। सेल्यूलोज से बनी होने के कारण ये क्या कर पाती है? प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। कर लेगी कि नहीं कर पाएगी? तो आपकी कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण कर रही है कि रह गई? रह गई? करेगी? तो कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, कोशिका भित्ति जो है उसका निर्माण सेल्यूलोज के साथ साथ काइटिन से भी होता है। अब जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती। ये कर ले रही है, ये नहीं कर पा रही है, और ये संश्लेषण नहीं कर पाती, इसीलिए इसका उदाहरण हो जाता है कवक, जो अपन कल पढ़े थे, परसों पढ़ा था अपन ने। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, इसलिए वो विषमपोषी होती है। विषमपोषी होने के कारण वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करती है, जैसे कि परजीवी, पैरासाइट, है ना। तो कवक परजीवी क्यों है? क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है। उसकी कोशिका भित्ति काय की बनी है? यानी कि कोशिका भित्ति के संबंध में आप लिखोगे तो ये लिखोगे, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो सेल्यूलोज एवं काइटिन की बनी होती है। अपन काय को किसी में भेदभाव रखें? अपन दोनों लिखो, ठीक है। जो सेल्यूलोज एवं काइटिन की बनी होती, सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण कर पाती है, जैसे समस्त हरे पादप। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? हरे पादप। और ये परीक्षा में प्री में पूछ लिया गया है। उत्पादक कौन होते हैं? ये परीक्षा में पूछा है, ये 2019 में पूछा है समथिंग। उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक वही होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण वही कर पाएंगे जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होगी, और सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति केवल हरे पादप में है, तो उदाहरण उसमें हरे पादप था।
आंसर भी था, डी नंबर पे था। सेट सी में क्वेश्चन नंबर 100 था, मैंने पेपर दिया था इसलिए याद है, ठीक है। और कवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चला इसकी विशेषता क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब आपको एक चीज और पता चल जाए इसका कार्य, तो ऐसी स्थिति में आपका शॉर्ट नोट भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल कोशिका भित्ति शॉर्ट नोट में आए तब भी आप इसके 5 में से 4 नंबर ले सकते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य इसके नाम में भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार, सेल वॉल, वॉल यानी कि दीवार है ना। दीवार मतलब इसमें ये नहीं कि अमिताभ बच्चन भी होगा, ये बिना अमिताभ बच्चन वाली दीवार है। दीवार मतलब ऐसा समझ लो कि बाहर कोई आतंकवादी आके गोलियां चला रहा है और ये दीवारों के माध्यम से अपन क्या है, सुरक्षित। हाँ, ये बात अलग है, रॉकेट लॉन्चर नहीं लाया वो, नहीं तो अपन सुरक्षित नहीं होते। तो गोलियां चला रहे अपन सुरक्षित हैं, क्यों? क्योंकि दीवार है ना। तो इसका मतलब यह है कि बाहरी वातावरण से, जो वातावरण है ना, तो ये वातावरण तो बहुत खराब है ना, धूल मिट्टी वगैरह तमाम चीजें हैं, इससे कोशिका के अंदर की स्थिति को सुरक्षा देने का काम करता है यही कोशिका भित्ति। तो पौधों की कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ये कोशिका भित्ति। तो इसके और भी कई काम है। पहला काम क्या लिखेंगे, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करना। दूसरा इसका कार्य यह है कि जब ये कोशिका के अंदर के अंग हैं, कभी कभी होता है ना, गुस्से में आ जाते हो, तूने मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया, तो अंदर की कोशिकांग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक ने दूसरे पे गोली चला दी, वो हट गया तो दूसरे में पड़ गई, वो वैसे ही मर गया नहीं। तो ऐसी स्थिति में अंदर लड़ाई हो रही है, यानी कि अंदर क्या है, कभी कभी एटमॉस्फेरिक इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये कोशिका फट सकती है, तो कोशिका के अंदर के दाब को नियंत्रित कर दी, यानी कि कोशिका को फटने से रोकती है। दूसरा इसका कार्य लिखें, कोशिका को फटने से रोकती है, यानी कि ये बोलती है यार लड़ाई बंद करो, शांति से रहा करो। तो एक बाहर से भी सुरक्षा कर रही है, अंदर से भी सुरक्षा कर रही है। तीसरा इसका कार्य क्या है कि भैया ये प्रकाश संश्लेषण कर रही ना, तो भोजन का निर्माण भी कर रही है। तीसरा इसका कार्य भोजन का निर्माण करने में सहायक, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो तुम, भोजन के निर्माण में सहायक है, भोजन के निर्माण में सहायक। ये 3 काम है और इन 3 काम, निर्माण, विशेषता, इसके साथ तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट में कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक बगल में डायग्राम डाल देना, अब तो बगल में भी नहीं, नीचे डालो, जगह दे रहे हैं आपको, बकायदा पैर पसार के सो जाओ, इतनी जगह है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये है आपका सेल वॉल, 3 मार्कर 5 मार्कर दोनों में कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो क्रिकेट, आगे बढ़े। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल समझ में आएगी? फिर से बोलते, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाई जाती, तो मेरा साथ देना ठीक है। सेल वॉल केवल कहां पाई जाती है? किससे बनी होती है? काइटिन की बनी कोशिका भित्ति क्या नहीं कर पाती, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, परजीवी हो जाते हैं, जैसे कवक। और सेल्यूलोज की बनी क्या कर लेती है, जिससे वो क्या बना लेती है, जैसे हरे पादप, ठीक है। इसके कार्य क्या हैं? बाहरी वातावरण से सुरक्षा, कोशिका को अंदर फटने से रोकना और भोजन का ये कोशिका भित्ति के कार्य हो गए। कोशिका भित्ति किससे बनी है, उसका निर्माण हो गया, सारी चीजों की। अब आती है अपनी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं? तो अपन जब सेल मेम्ब्रेन लिखने को आएगी तो एक छोटी सी हेडिंग बना देंगे, उपनाम। क्या लिख देंगे अपन? उपनाम। और आगे लिख देंगे इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली पूछ ली गई तो अपन लिख देंगे इसके कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक पूछ लेगा, दूसरा नीचे निपटा देंगे अपन, अपने को क्या है, ठीक है। इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और कोशिका झिल्ली पूछ ली तो इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है।
अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये एक चीज और, आप साइकिल चला लेते हैं, तुम चला लेते साइकिल, कौन नहीं चला पाता साइकिल? हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं। पीछे तुम चला लेती हो? ऐसा नहीं, फिर ऐसा बोलते हैं, बोले कि मैं चला लेती हूं। अब तुम समझ लो चला लेती कि नहीं। अच्छा तुम साइकिल चला लेती तो ये बताओ कि तुम घास के मैदान में साइकिल चला लोगे? रेत में चला लोगे? पहाड़ पे चला लोगे? हाँ, तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, मेन बात तो यही है ना, साइकिल चलाना आना चाहिए। इसीलिए उसको रेत में चलाने की प्रैक्टिस अलग लगेगी, लेकिन साइकिल चलाना तो आना चाहिए ना। कहने का मतलब क्या है कि हर एक आंसर को लिखने का एक होता है फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता हो तो यह है साइकिल चलाने वाली बात। फिर हिस्ट्री का एक अलग फॉर्मेट है कि वो रेत वाली साइकिल है, मान के चलो। ज्योग्राफी का अलग फॉर्मेट है क्योंकि पर्वत वाली साइकिल है, लेकिन फॉर्मेट सबका होता है। यानी कि आपको अगर साइकिल चलाना आती है तो आप हर एक किस्म के उत्तर को लिख देंगे, ठीक है। हर एक कोशिका के अंगों को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। आप ध्यान से सोच रहे होंगे कि भैया हर एक में क्या निर्माण और उसका कार्य आ ही रहा है, आ ही रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ भी क्या रहे, संरचना और कार्य। तो यही उसका फॉर्मेट है। हर एक का जो संरचना है वो कैसे हो रही है और उसका कार्य क्या है, दो चीज को हमको जानना है, यही उसका फॉर्मेट है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछ रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऐसे लिखना है, इसकी ये संरचना होती है, ये कार्य है उसके। गोल्गी बॉडी पूछ रहा है तो उसकी ये संरचना है, ये कार्य है उसका, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सिलेबस में संरचना और कार्य तो पूछे हैं, यही उसका फॉर्मेट है। मतलब अपन साइकिल चलाना जानते हैं, इसका मतलब अपन फॉर्मेट बनाना जानते हैं। अगर अपन फॉर्मेट बनाना जानते हैं तो हम किसी भी प्रकार के उत्तर को लिख देंगे, फिर चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इथिक्स हो, हिंदी हो, निबंध हो, कुछ भी लिख देंगे। हमें फॉर्मेट बनाना आता है, बट अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट की ही अपने को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जो भी अपन कोष्कांक लिखेंगे हर एक के अंदर अपने को कार्य लिखना है। कुछ के अंदर हमें विशिष्ट यूनिट मिलती है, जैसे विशिष्ट हेडिंग मिल जाती है, जैसे उपनाम, जैसे उसका क्या कहते हैं, खोजकर्ता। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में जो खोजकर्ता आ जाता है, हर किसी में नहीं आता है ना। तो हमें ये कहीं ना कहीं क्या है कि एक्स्ट्रा फैक्ट है जो याद कर लेने हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो सेल मेम्ब्रेन का जो निर्माण है वो होता है लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन कैसा प्रोटीन होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ लिपिड भी मिला होता है। लिपिड यानी कि एक प्रकार का वसा। जब हम कुल मिला के ये कहें कि वसा यानी कि फैट और प्लस प्रोटीन दोनों को एक निश्चित संरचना में जोड़ देते हैं तो जो बनता है उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और उसी लाइपोप्रोटीन से आपका सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। ये वाला आपको वहां लिख के नहीं आना है, आपको लिख के आना है केवल ये कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे, और ऐसा पूरा नहीं तो इसका निर्माण लाइपोप्रोटीन से होता है, पूरा नहीं लिखना है। आपको हेडिंग डालनी है निर्माण, आगे लिखना है लाइपोप्रोटीन, बस सेंटेंस भी नहीं बनाने, ठीक है। तो इसका उपनाम सेल मेम्ब्रेन का उपनाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका निर्माण लाइपोप्रोटीन से होता है। अब इसका कार्य है ना, तो कार्य के पहले इसकी एक विशेषता है, विशेषता को समझ लोगे तो इसका कार्य समझ में आ जाएगा। हालांकि कार्य आपको देख के नजर आ रहा है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत होती है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है ना, तो जंतु कोशिका की सुरक्षा भी कर रही होगी, है ना। तो ये उसका कार्य है, जंतु कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना। अब यहाँ पे सेल वॉल नहीं है तो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन ये काम करेगी, है ना। तो एक तो इसका काम ये हो गया, लेकिन इसकी विशेषता समझो, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमेबल इंग्लिश में। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा फूटी फूटी टाइप की होती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीजों को अंदर आने देना और कुछ चीजों को बाहर जाने देना, इन सब चीजों की अनुमति यही देती है। जैसे कि बाहर ऑक्सीजन खड़ी है, ऑक्सीजन नॉक कर रही है, वैन में अंदर आ जाऊं क्या, तो ये लाइपोप्रोटीन से बनी सेल मेम्ब्रेन बोलेगी कि आजा, तेरे लिए तो बैठे हैं, आओ आओ वैन चुगली करें।
तो बुला लिया। बाहर CO2 खड़ा है कि मैं भी आ जाऊं क्या दीदी, बोले भाग तेरी, तो इसको नहीं आने देगी, क्योंकि ये आके क्या करेगा, कोशिका के लिए हानिकारक है ना, तो आके ये कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा करेगा। तो कोशिका झिल्ली जो होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होने के कारण इसकी विशेषता होती है कि ये अर्धपारगम्य होती है, और अर्धपारगम्य होने के कारण ये कोशिका के अंदर आने और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। कौन अंदर आ सकता है, किसको अंदर आने देना चाहिए, किसको अंदर आने देना नहीं चाहिए, उन सभी चीजों पे कंट्रोल करने का काम इस सेल मेम्ब्रेन का है। बाहर हार्मोन खड़ा है कि दीदी मैं आ जाऊं क्या, दीदी मतलब कोशिका, हार्मोन खड़ा है बाहर, मैं आ जाऊं क्या, तो इसको बोले कुंडी मत खटकाओ, सीधा अंदर आओ। तो हार्मोन को बहुत जरूरी है कोशिका के लिए, सीधा जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ, और अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो कोशिका पकड़ के खींच लेगी, चल बाहर क्या कर रहा है। हार्मोन को अंदर आने देना, ऑक्सीजन को अंदर आने देना, अगर विटामिन है तो विटामिन को अंदर आने देना, जल है तो अंदर भी आने देना, ज्यादा हो गया तो बाहर भी भगा देना। घर के अंदर जब अपन धोते हैं घर को, तो जब पानी ज्यादा हो जाता है तो बाहर भी भगा देते हैं, और प्यास लगती तो पानी बाहर भी ले आते हैं। जरूरी नहीं कि वो कीचड़ वाला, वो दूसरा वाला लाते हैं अपन पीने के लिए, ठीक है। तो जल के आवागमन या अन्य आवश्यक पदार्थों के आवागमन पर कंट्रोल करने का काम इसी लाइपोप्रोटीन से निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन का होता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसके काम है। इसके काम के अंतर्गत अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, यूरिक एसिड को बाहर निकालना, कोशिका के अंदर शरीर के ताप को नियंत्रित करते समय अतिरिक्त जल को पसीने और लवण के रूप में बाहर निकालना। तो चीजों को बाहर निकालना और चीजों की आवश्यकता पड़ने पर उनको अंदर लेना, इन दोनों का काम करती है ये कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के काम लिख लिए। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, जंतु कोशिका की सुरक्षा करती है। दूसरी, ये जंतु कोशिका के अंदर आने और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। तीसरी, जंतु और पादप दोनों कोशिका में ये पाई जाती है। देखो ऐसा नहीं कि जंतु में ही अकेली पाई जा रही है, ये अंदर वाला जो बॉर्डर वो पादप कोशिका ही है। तो जंतु और पादप दोनों कोशिका में ये पाई जाती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्धपारगम्य होती है, कोशिका के अंदर जाने और बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। इतनी सारी चीजें हैं कोशिका झिल्ली से संबंधित। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति समझ में आ गई। कोशिका द्रव्य को अपन कल पढ़ेंगे।